आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसके पार्ट 3 यानी कि जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामान्य ज्ञान का यानी कि जीके का जो पार्ट था उसको देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत जो भी 50 क्वेश्चन 2017 इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए गए थे उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके पूरे डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी जो वीडियो है आपके एग्जाम के व्यू से आपके कंसेप्ट को अधिग्रहण ग्रहण करने के जो है हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके। और हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का जो प्रश्न है वो क्या है। तो आप 101 नंबर क्वेश्चन यानी कि जो है आप इसके पहले 50 क्वेश्चन तक जो है मैथ का जो है आप कर लिए हैं। उसके बाद साइंस का जो क्वेश्चन 50 है वो भी आप कर लिए हैं। अब उसके बाद 101 से आपका 150 तक आपका जो है जीके का पार्ट है उसको हम लोग कर रहे हैं। ओके। तो इसके पहले यदि आप मैथ और साइंस का नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, या हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुके हैं। ओके। तो वहाँ से भी आप क्लिक करके आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो ये तो हुई आपके मैथ और साइंस का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है क्या कि 101 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन खेल जो है उसमें आपका प्राइज के रूप में थॉमस कप का उपयोग किया जाता है और थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 7 अप्रैल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपका होशंगाबाद में स्थित है। ओके। तो इसको भी आपको याद रखना है। होशंगाबाद जो है सिक्योरिटी पेपर मिल के कारण जो है काफ़ी विख्यात है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो जैसे आपका ये पृथ्वी है, ये जो है आपका सूर्य का ये काल्पनिक जो अक्ष है इस पे जो ऐसे 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 घूर्णन करती है, ये आपका क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 105 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है। तो यानी कि 1 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद होगा 1 दिसंबर जो है आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है विश्व एड्स दिवस सही उत्तर हो जाएगा। ओके। इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है आपका कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है आपका 12,750 किलोमीटर है। कितना है? 12,750। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, इसका जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको आप विषुवत रेखा कहते हैं, और यही विषुवत रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये विषुवत रेखा यानी कि लंबाई यानी कि आपका ये पृथ्वी का व्यास या विषुवतीय व्यास का ये बात एक ही हुआ, उसका लंबाई जो है कितना है 12,750 किलोमीटर। ओके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसको। यदि ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो इसमें से 43 माइनस कर दीजिएगा, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा आपका 12,707 किलोमीटर जो है आपका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा। ओके। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है।
तो आपका उद्देश्य की बात जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि संविधान की प्रस्तावना की बात होती है। संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, उद्देश्य भी इसी में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो और संविधान का जो मस्तिष्क जो है ये भी इसको ही जाना जाता है, प्रस्तावना के ही नाम से जाना जाता है। ओके, तो यानी कि प्रस्तावना को आप संविधान का मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान है। तो सौर पृष्ठ पर जो लगभग तापमान है वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये जैसे मान लीजिए सौर सूर्य है, इसका जो सतह का जो आपका तापमान है वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, 6000 डिग्री सेल्सियस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है क्या कि किस इतिहासकार को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का फादर यानी फादर ऑफ हिस्ट्री जो है आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। इसको ही आपको याद रखना है, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक। यानी कि इस जो आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है, वायु दे रखा हुआ है, जल दे रखा हुआ है, पारा दे रखा हुआ है और सोडियम क्लोराइड दे रखा हुआ है। इसमें जो है आपका न तो तत्व और न ही यौगिक कौन सा है। तो आप जल को देखिएगा तो जल H2O जो है आपका यौगिक होता है, यौगिक होता है। और पारा Mg जो है आपका तत्व हो गया, ये भी है तत्व। ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl आपका लवण हो गया, ये भी आपका एक तत्व ही है, सॉरी एक यौगिक ही है। क्या है, NaCl आपका यौगिक है क्योंकि दो वो तत्व सोडियम और क्लोराइड के मिलने से बना है। ओके, लेकिन आपका वायु जो है एक मिश्रण है। क्या है, आपका मिश्रण है, ये ना तत्व है न ही यौगिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वायु जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई थी। तो सहायक संधि प्रणाली की नीति जो है अपनाई थी वो कौन था, वो आपका वेलेजली था। कौन था, वेलेजली था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है वो क्या है। तो वो आपका ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल सिद्धांत के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है कृष्ण बीवर कहिए या ब्लैक होल कहिए, बात एक ही हुआ। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बना था। सॉरी दोस्तों, काल पूछ रहा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम जो था ये किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बना था। तो ये आपका लॉर्ड रिपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। लॉर्ड रिपन के काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है लागू किया गया था। ओके, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या कि देवपुत्र जो है, देवपुत्र की उपाधि आपका किस वंश के शासकों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। देवपुत्र की उपाधि जो है आपका कुषाण वंश के शासकों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। यानी कि इसी के शासनकाल में कुषाणी वंश में जो है आपका देवपुत्र की बात है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, देवपुत्र की उपाधि कुषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है क्या कि रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। तो रबर के वल्कनीकरण में जो है आपका गंधक का प्रयोग शामिल है। इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रहता है इसमें। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मृदा नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तो मृदा नाइट्रोजन से भरपूर कौन होती है, तो आपको याद होगा हमने पहले ही बताया है कि दलहन जो है, दलहन पौधे जो है इसके जड़ों में, इसके जड़ जो होते हैं इसमें राइबोजियम नामक हार्मोन पाया जाता है। क्या, कौन सा पाया जाता है, राइबोजियम नामक हार्मोन पाया जाता है और इससे जो है नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। और ये जो है आपका मृदा यानी कि मिट्टी को काफ़ी जो है उपयोग, मतलब उसको
उर्वरक क्षमता को मतलब उसको बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका दलहनी पौधा जो है सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे आलू दे रखा हुआ है, उसके बाद जो है आपका क्या दे रखा हुआ है, सुरंगम दे रखा हुआ है, और उसके बाद सूरजमुखी दे रखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पे मटर दिया हुआ है, जो एक आपका दलहनी पौधा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मटर जो है ये नाइट्रोजन की मात्रा को काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ाता है मृदा के लिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से शुरू हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो था वो कब हुआ था, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ये आपका 1930 में हुआ था। ओके, तो 1930 में आपका कौन सा और अभियान शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा जो है ये भी आपका 1930 में ही शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा अभियान के बाद जो है, यानी कि दांडी यात्रा अभियान से ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए आपका दांडी यात्रा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल है, वो पूछ रहा है क्या कि खुजली का रोग जो है स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खुजली का रोग का कारण जो है आपका कवक होता है, फंगस होता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं भी आपका खुजली हो रहा है तो आप वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपका नमी का मात्रा काफ़ी बढ़ गया होगा, इसके कारण वो जो है आपका खुजली हो रही होगी। तो वहाँ पे जो नमी की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे फंगस यानी कि कवक बैक्टीरिया जो है उपस्थित हो जाता है, कवक उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण आपका खुजली होने लगता है, उसके कारण आपका घाव वगैरह सब क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कवक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय होती है। तो प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय जो है आपका एक्स किरण और गामा किरण ये दोनों होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। एक्स किरण और गामा किरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसको याद रखना है कि ये जो प्रकृति में रहती है ये दोनों एक्स किरण और गामा किरण जो है चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति कार्य करती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है क्या कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर जो स्थित है वो आपका मुंबई में स्थित है। तो इसलिए आपका यहाँ पे मुंबई सही उत्तर होगा, इसको याद रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका पूछ रहा है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो है आपका संविधान के भाग आपका 4 में भाग 4 के आपका अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में स्थित है। यानी कि इसका अनुच्छेद भी है, अनुच्छेद कहाँ से है? 36 से 51 तक। और भाग कौन सा है? भाग 4 है। कौन सा भाग है? भाग 4। तो यहाँ पे भाग आपसे पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 4 सही उत्तर होगा। ओके, इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका पॉलिटी के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता जो है वो कौन सा है जिसे घास में खेला जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी विंबलडन जो है आपको, ये भी एक टेनिस प्रतियोगिता है। ये सारे टेनिस प्रतियोगिता है, ये जो है 1 नंबर US ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सारे जो है टेनिस प्रतियोगिता है। लेकिन जो है घास पर खेलने वाले टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन है। ओके, ये सब जो है आपका कोर्ट वगैरह में खेला जाता है, जैसे कोर्ट वगैरह छोटा छोटा नहीं बनाया जाता है उस तरह उसके रूम में खेलाया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे विंबलडन जो है आपका घास के मैदान में खेला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो वो आपका होता है गैनीमेड। और गैनीमेड की बात करें तो गैनीमेड जो है आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। किस ग्रह का? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। और ये तो आपका सबसे पहला 1 नंबर होता है सबसे बड़ा में, लेकिन 2 नंबर जो है आपका टाइटन होता है, ये 2nd नंबर टाइटन होता है। और ये जो ग्रह है, ये जो उपग्रह है, ये आपका शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का। तो यहाँ पे आपको भी ये भी याद रखना होगा। ओके, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और ये जो है आपका
किस ग्रह का उपग्रह है, वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा में गैनीमीड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 124 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य के रासायनिक जो है मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है आपका 71% है। ऑप्शन नंबर ए इस पर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ओके, चलिए 71 यहाँ पे आपका हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में स्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है 125 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है। तो हमने इसके पहले बताया था आपको कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वो उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर जो है कम होता है। यानी कि आपका विषुवतीय व्यास जो होता है आपका 12,750 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपका विषुवतीय व्यास हुआ, लेकिन इसमें से आप 43 माइनस कीजिएगा तो जो आएगा वो आपका ध्रुवीय व्यास आएगा। क्या आएगा? ध्रुवीय व्यास आएगा। यानी 43 किलोमीटर आप कम कीजिएगा तो आपका ध्रुवीय व्यास आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था, यानी कि प्रथम एशियाई खेल जो है का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले आयोजन आपका 1930 ईस्वी में आपको नई दिल्ली में, यानी कि भारत के नई दिल्ली में ही आपका किया गया था। ओके, तो अपने ही देश में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। इसको भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जो है आपके पंडित नेहरू जी है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ग्रहण किए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से, किसके संविधान से लिया गया है। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो इसके पहले जो है आपका ये पूछ रहा था कि किस भाग में इसको रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। तो वहाँ पे 4 था, भाग 4 में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ से, किसके संविधान से लिया गया है। तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका पूछ रहा है क्या कि केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान जो है आपका चेन्नई में स्थित है। इसलिए आपका यहाँ पे चेन्नई आपको याद रखना होगा। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 130 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा था। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। ओके, तो उत्तर तिथीय चेक जो है आपका गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया था। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? आपका 1927 में आपका वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है जारी कर दिया था। और यहाँ पे आपका 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। तो आपको ये भी याद रखना है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1928 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव कहिए, इसी को जो है गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक कहा गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 131 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ये जो सती प्रथा जो है इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में काफ़ी बड़ा योगदान जो है आपका राजा राम मोहन राय, ये भी एक समाज सुधारक है। इन्हें समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस जो है वो क्या है। तो हरे रंग को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आपका एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन पर 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात किस नेता को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो 1857 का विद्रोह हो गया, उसके बाद जो है आपको तात्या टोपे को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी, फांसी पे लटका दिया गया। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको ये भी फैक्ट याद रखना है।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है या है। तो ये आपको हमने इसके पहले वीडियो में इसके पहले क्वेश्चन हमने कराया था, तो उसी में बता दिए थे कि 36 से 51 तक जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 36 से 51, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो तारा की बात कहा गया है कि इसमें से कौन सा एक तारा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे, 1 नंबर बोल रहा है चंद्रमा, 2 नंबर बोल रहा है कि शुक्र। तो चंद्रमा तो जो है आपका उपग्रह है, तारा नहीं है। शुक्र जो है एक ग्रह है, ये भी तारा नहीं है। पृथ्वी जो है ये भी आपका ग्रह है, ये भी तारा नहीं है। लेकिन सूर्य जो है आपका सौरमंडल का बीच वाला तारा है, बीच में स्थित है ये, और इसे तारा बोला जाता है। तो ये आपका सूर्य जो है एक तारा के श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है क्या कि विंबलडन में महिलाओं की एकल मैचों की 9 बार चैंपियन रही खिलाड़ी कौन है, यानी कि 9 बार चैंपियन रही खिलाड़ी का नाम बताना है यहाँ पे। तो मार्टिना नवरातिलोवा जो है आपका 9 बार चैंपियन रही खिलाड़ी है, यानी कि सबसे अधिक बार विंबलडन में महिलाओं की एकल मैचों में डबल नहीं, एकल मैचों में जो है आपका मार्टिना नवरातिलोवा जो है 9 बार जीत चुकी है, चैंपियन रह चुकी है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम के विषय क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 1 मई को कहा जाता है। तो 1 मई को कहा जाता है, यानी कि 1 मई को कौन सा दिवस होता है। तो वो आपका मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी मजदूर दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि गैम्बिट शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। तो गैम्बिट वर्ड जो है इसका इस्तेमाल शतरंज जब हम लोग खेलते हैं उसमें किया जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है शतरंज में गैम्बिट का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम को दर्शाता है या सही अनुक्रम है। तो आप देखिएगा तो सब जो है मंगल के बाद आपका शुक्र दे रखा हुआ है, पृथ्वी दे रखा उसके बाद बुध दे रखा हुआ है, लेकिन सबसे छोटा तो आपका बुध होता है, तो बुध सबसे पहले होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले बुध कौन से ऑप्शन में है, बी और सी में है। तो ये आपका डी ऑप्शन कैंसिल, ए ऑप्शन कैंसिल, लेकिन बी और सी बचा हुआ है, तो बी और सी को देख लेते हैं। तो बी में आप देखिएगा, सी में देख लेते हैं पहले। तो सी में आपका बुध दिया हुआ है, उसके बाद मंगल है, चलिए ठीक है, शुक्र है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद यूरेनस दिया हुआ है, लेकिन और बाद में सबसे लास्ट में आपका पृथ्वी दिया हुआ है। तो पृथ्वी से जो है बड़ा यूरेनस होता है, तो इसलिए सबसे इसके पहले पृथ्वी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका शुक्र के बाद पृथ्वी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले छोटा बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद यूरेनस, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है क्या कि 140 नंबर निम्नलिखित में से कौन माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का विमोचन जो है या लेखक जो है आपका LK आडवाणी जो है यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी इनको बोला जाता है। आपका इनका शॉर्ट नेम है LK आडवाणी, इनका फुल नेम क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ही आपका माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया था, लिखा था। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि तारों का रंग सूचक है। तो तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है, जितना अधिक ताप होगा उतना ही उनका रंग जो है अधिक चमकीला होगा, अधिक जो है चमकदार होगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान
कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो है आपका पटियाला में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पटियाला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 143 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको याद होगा, आप 10th में भी पढ़े होंगे कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो बिना वो द्रव में बदले डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है, तो वो आपका क्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये कैसे किस में होता है, आपका कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, इस तरह के पदार्थों में ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। कपूर को आप देखे होंगे कि आप जलाते हैं तो कपूर डायरेक्ट आपका गैस के रूप में बदल जाता है, वो द्रव के रूप में नहीं बदल पाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों जो है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के व्यू से। ये मुस्लिम लीग की स्थापना है और ये आपका 1885 कांग्रेस की स्थापना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखा जाता है तो अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या, शुष्क सेल जो है बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिस के रूप में प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दे रखा हुआ है और यही जो है ऑप्शन सही उत्तर है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। इनका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग आपका विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है, वो भी किस में, बैटरी में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से है, पूछ रहा है क्या कि 146 नंबर क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो है आपका कादिरिया संप्रदाय से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। कादिरिया संप्रदाय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है, यानी कि सबसे अधिक मृदु जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक मृदु जो है आपका सोडियम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आप 10th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है बुक में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फतवा ए जहांदरी की रचना किसने की थी। तो फतवा ए जहांदारी की रचना जो है आपका किसने की थी, यहाँ पे बर्नी ने की थी। किसने की थी, बर्नी ने। वही बर्नी जो आपका तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ओके, तो फतवा ए जहांदारी की रचना बर्नी ने की थी, इसको आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, तो बोल रहा है कि अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता, और यही सही है। अंतराण्विक आकर्षणों की बलों की प्रबलता के कारण ही उसका गलनांक जो है कम होता है या बढ़ता है, यानी कि उसका गलनांक जो है निर्भर करता है किस पे, आपका अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रबलता पे। वो कितना प्रबल है, कितना मजबूत है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओके, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन यानी कि आज के इस सेशन के और 2017 इंट्रेंस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है। तो नाखून पॉलिश यानी कि नेल पॉलिश जो होता है उसमें किसका जो है आप रिमूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रिमूवर के रूप में या परिमार्जक के रूप में एसीटोन का उपयोग किया जाता है, वो भी किस में, नेल पॉलिश में, आपका नाखून पॉलिश में। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद जो है 2016 के मैथ के सेशन को लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें 20 से 30 के क्वेश्चन को कराएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
आप ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो ITI इंट्रेंस एग्जाम हो, डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम हो, यानी कि बिहार इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी जो है आपके नॉलेज को क्रिएट करते हैं और जो है नोटिफिकेशन जो भी आता है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चैनल आपके लिए, आपके हित में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैथ को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।